Hello everyone, welcome again. I am Dr. SP गुप्ता. जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल 4 मल्टीपल वेरिएबल इसको हमने स्टार्ट किया और इनिशियली मैंने पहले आपको इसकी जो फॉर्मेशन है इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे पहले मैंने उनको राइट डाउन किया ताकि आप इसमें आने वाले कंटेंट में उसके प्रोसीजर को समझने के बाद आप इंटीग्रेशन कर पाएँ, राइट। तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया, आप सबको एक स्ट्रॉन्ग वे में रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको मैंने आपको लिखवाया, राइट। अब फॉर्मूले लिखवाने का पर्पज़ तो आपकी समझ में आ गया कि इनिशियली अगर अब मान लीजिए हमें याद नहीं है तो हम उसको देख लें, लेकिन फ्रूटफुली तभी होगा जब हम उसको याद कर लेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में जो पॉइंट है वो पहला जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है डबल इंटीग्रेशन। आप सभी ने सिंगल इंटीग्रेशन 12th में सीखा है, आज आप डबल इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन इस टॉपिक को समझने के लिए जब इस लेक्चर को हम एंड करेंगे तो इसका आउटकम क्या होगा, तो लेक्चर आउटकम में आपको मैंने बताया, जो यहाँ मैंने प्लेस किया हुआ है कि इलिस्ट्रेट द वर्किंग मेथड ऑफ डबल इंटीग्रेशन, इसको समझ पाएंगे आप। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल, ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ मैं, इसमें भी आप पॉइंट को समझ पाएंगे, व्हाट इज डेफिनेट व्हाट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल, और अप्लाई कर पाएंगे किसी सरफेस का डबल इंटीग्रल निकालने के लिए। तो विदाउट एनी डिले हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम समझते हैं डबल इंटीग्रेशन है क्या। तो उसके लिए हमने पिक किया कंसीडर a function of two variable, सपोज कीजिए वो है f of xy, be continuous and having two variables x and y within the region मान लीजिए कैपिटल R and bounded by a curve कैपिटल C। यानी कोई फंक्शन जो कि दो वेरिएबल रखता है, कंटिन्यूअस है, राइट, और किसी रीजन में वो लाई करता है कैपिटल R और बाउंडेड है किसी कर्व C से। तो इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से हम इसको सीखते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग है इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। इसके अंदर हम समझते हैं इसको द मेथड ऑफ इवेलुएटिंग डबल इंटीग्रल depends upon the nature of curves bounded by region कैपिटल R। ठीक,
तो डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है अगर आपको, तो मेथड क्या है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कर्व पर, जो कि बाउंडेड है किसी रीजन आर। ठीक है, तो हम पहले लेट करते हैं, कुछ रीजन बनाते हैं और कुछ बाउंडेड कर्व बनाते हैं। तो हमने लेट किया, लेट कैपिटल आर बी द रीजन, हमने रीजन को कैपिटल आर माना, एंड बाउंडेड बाय द कर्व्स, बाउंडेड बाय द कर्व्स, मान लीजिए x इक्वल्स टू x1 एंड x2, राइट, एंड y इक्वल्स टू y1 एंड y2। ये कोई कर्व हैं जिन पर ये बाउंडेड है और रीजन R में लाई कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं डबल इंटीग्रेशन का केस 1। केस 1 इसको समझते हैं। तो केस 1 क्या है, व्हेन, अब ये कंडीशंस यहां से समझना, व्हेन x1, x2 आर द फंक्शन ऑफ, आर द फंक्शंस ऑफ y, यानी x1 और x2 की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ y, ये y के फंक्शन है, एंड y1, y2 आर कांस्टेंट। यानी हमने क्या माना, y1, y2 तो कांस्टेंट है और x1, x2 आर द फंक्शन ऑफ y है। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर ए रीजन f ऑफ xy dx dy इज इक्वल टू जो फंक्शन वेरिएबल में है, यानी x1 टू x2। अब हमने इसको y का फंक्शन बोला है, तो मान लीजिए इसको हमने ले लिया f1y टू f2y। किसको करना है इंटीग्रेशन, f ऑफ xy को, x की वेरिएट लिमिट है तो dx आ गया, ठीक। उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा तो dy y के रेस्पेक्ट में, और y की लिमिट क्या दे रखी है, y1 टू y2, ये कैसी है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रल फिर इस फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो केस 1 हमने इसको पिक किया, हमने केस 1 में, है ना। केस 1 में हम कह रहे हैं x1, x2 आर द फंक्शन ऑफ y एंड y1, y2 आर कांस्टेंट। तो इंटीग्रल होगा पहले x के रेस्पेक्ट में एंड देन y के रेस्पेक्ट में। गॉट इट। नाउ केस 2 को समझते हैं। केस 2 इसको उल्टा कर देते हैं हम। तो केस 2 में हमने कंडीशन क्या ली, व्हेन y1, y2 आर द फंक्शन ऑफ, इस बार इसको हमने x का फंक्शन ले लिया, एंड x1, x2 आर कांस्टेंट। तो जो डबल इंटीग्रल है ओवर ए रीजन f ऑफ xy dx dy, ये किसके बराबर होगा, इस बार y1, y2 आर द फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स इंटीग्रल पहले होगा y1 टू y2 यानी y के रेस्पेक्ट में। हम कह रहे हैं कि ये x का फंक्शन है, तो हमने इसको मान लिया f1x टू f2x। फंक्शन को पहले इंटीग्रल करना है y के रेस्पेक्ट में यानी dy, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको x1, x2 लिमिट पर सॉल्व कर देना है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x1, x2 कांस्टेंट है। तो यहां पर इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि पहले आपको फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करना है, जो रिजल्ट आए उसको फिर आपने x के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये दूसरा फॉर्म जनरेट हो जाता है यहां से तक का, राइट। यहां से अब तीसरा केस हम क्रिएट करते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम डिस्कस करते हैं कि अगर सारी लिमिट कांस्टेंट हो जाए, यानी व्हेन x1, x2 एंड
y1 कॉमा y2 ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, अगर सारे कांस्टेंट हैं तो उस कंडीशन में डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ये बराबर होगा y1 टू y2 x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ऐसे निकाल दें क्योंकि चारों ही लिमिट कांस्टेंट है। और अगर कोई भी इसको रिवर्स कर दे यानी उल्टा कर दे x1 टू x2 y1 टू y2 एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स तो भी इसका मीनिंग एक ही है। यानी अगर कांस्टेंट लिमिट है सारी तो उस कंडीशन में आप किसी के रेस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं और दूसरे रेस्पेक्ट में उसके रिजल्ट की बात कर सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन की ये तीन फॉर्म आपकी समझ में आती हैं कि डबल इंटीग्रेशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डबल इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन क्या है उसकी, डबल इंटीग्रेशन ओवर ए रीजन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद जब इसको इवेलुएट करते हैं तो पता लगता है कि ये डिपेंड हो जाता है किसी रीजन आर बाउंडेड बाय द कर्व सी। तो जो कर्व सी है इस पर मेनली फोकस डिपेंड करेगा कि इंटीग्रल का रेस्पेक्ट पहले हमें क्या लेना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है या विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है। तो उसके लिए तीन कंडीशन, तीन केसेस अराइज होते हैं। तो वो केसेस क्या थे, वो केसेस डिस्कस किए हमने। तो हमने मान लिया कि कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, दो वेरिएबल है उसमें एक्स और वाई, वो बाउंडेड है किसी रीजन आर में, ये हमने लेट कर लिया, और लाई करता है किसी रीजन आर में और बाउंडेड है, वो कर्व हमने ले लिए x1 x2 y1 y2, इस पर हमने वो कर्व को ले लिया। तो जब हमने पहली कंडीशन को बनाया तो पहली कंडीशन में हम आपसे कह रहे हैं कि x1 x2 आर द फंक्शन ऑफ y, यानी ये वेरिएबल फॉर्म में है x1 x2, और y1 y2 कांस्टेंट है। यानी यहां पर इंडिकेशन जो आपको मिल रहा है कि ये जो x1 x2 हैं ये वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक, ऑन द अदर एंड y1 y2 आर कांस्टेंट। तो जो भी बाउंडेड कर्व वेरिएबल x1 और x2 अगर आपके वेरिएबल फॉर्म में है तो पहले इंटीग्रेशन वेरिएबल फॉर्म का होगा। तो जब वेरिएबल फॉर्म का होगा तो इससे हमें यह पता लगा कि x1 x2 है तो यानी पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। जो इसकी लिमिट आप लगा देंगे तो पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इस पूरे रिजल्ट को, जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और y की लिमिट कांस्टेंट है तो आंसर इसका कांस्टेंट फाइनाइट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हमने इसका रिवर्सिबल किया, क्योंकि जरूरी नहीं कि x1 x2 ही मिले हर बार, ऐसा भी हो सकता है कि y1 y2 आर द फंक्शन ऑफ x मिले। यानी यहां पर आपको क्या मिला, y1 y2 आर द वेरिएबल फॉर्म। तो जब ये वेरिएबल फॉर्म में मिला आपको तो x1 x2 कांस्टेंट है, तो इस बार पहले y के रेस्पेक्ट में होगा। तो फंक्शन को पहले y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे और जब इसकी लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो लिमिट को अप्लाई करने पर पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब x में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x1 x2 क्योंकि कांस्टेंट है तो रिजल्ट फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में आपसे कहा कि तीसरी कंडीशन जो बचती है वो ये बचती है कि सारे ही के सारे जितने ये वेरिएबल्स फॉर्म हैं x1 x2 y1 y2 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर ये सारी कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट होंगी तो उस कंडीशन में आप इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करें या y के रेस्पेक्ट में करें, पहले वो आपकी मर्जी है, रिजल्ट फिर भी सेम आएगा, इसलिए इक्वल साइन है। यानी ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आपके आनी चाहिए, इसलिए पहले मैंने इसको नोट डाउन किया, इसको पहले प्रोसेस को आपको बताया। और दूसरा आपको ये समझना है कि लिमिट लगाने का रूल क्या है, हाउ टू अप्लाई द लिमिट। तो वो कैसे लगती है, लिमिट लगाने का तरीका है रिजल्ट आने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सबको याद भी है, मैंने नोट डाउन भी कर दिया है। ये लिमिट को लगाने का तरीका है, और जब किसी इंटीग्रेशन पर लिमिट आ जाती है तो वो बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल,
ठीक। और जब लिमिट नहीं होती है तो वो बन जाता है इनडेफिनिट। तो जितने भी फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको वो फॉर्मूले थे इनडेफिनिट इंटीग्रल पे, क्योंकि डिफाइन नहीं था वहां पे, तो इनडेफिनिट थे तो आप अपनी तरफ से क्या ऐड कर रहे थे, प्लस सी, ये ऐड हो रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता लगे। उसके अलावा एक नोट पॉइंट है, उसको और समझिए आप, नोट अलग से लिख लीजिए इसको। नोट क्या है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है बस आपको कि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड with respect to variable limit first, then constant limit second। यानी यहां आपको क्लियरली ये बताया गया इस नोटिंग में, सभी ध्यान रखें इस बात का, कि अगर फंक्शन में तीसरा केस नहीं है, जो न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन का, उसमें तीसरा केस नहीं है कि सारी लिमिट कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि इन दो में से कोई सा केस अराइज होगा कि या तो y1 y2 आपके फंक्शन ऑफ x होंगे, या x1 x2 आर द फंक्शन ऑफ y होगा। तो जो भी वेरिएबल फॉर्म होगी, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लिमिट फर्स्ट, यानी पहले आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल लिमिट, और जो उसका रिजल्ट आए उस रिजल्ट को फिर सॉल्व करना है दूसरी लिमिट यानी कांस्टेंट लिमिट के लिए, अगर आप रिजल्ट को चाहते हैं। तो ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, मैं वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि सपोज करो इस सवाल में, मान लीजिए इस तरीके का सवाल है जिसमें x1 x2 y के वेरिएबल फॉर्म हैं, और आप इसको पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ना करके y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करने पर आप y की लिमिट कांस्टेंट लगा देंगे, तो y की लिमिट कांस्टेंट लगने के बाद जो x का रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, और उसमें लिमिट जब y की लगाएंगे तो ये आपका डेफिनेट रिजल्ट नहीं है ना। तो ये इन टर्म्स ऑफ कैसा आएगा, इन टर्म्स ऑफ y आएगा, और इन टर्म्स ऑफ y आने पर जबकि y की लिमिट कांस्टेंट दी गई थी, तो इंटीग्रेशन का रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस पॉइंट को सभी को ध्यान रखना है, राइट। इस पॉइंट के साथ ही आपकी फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होती चली जाती है कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसी क्रम में मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, ताकि आप इस पॉइंट को समझ पाएं न्यूमेरिकल की तरीके से। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल 1, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल y स्क्वायर टू y 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx dy। ये हमने पहला सवाल लिया। अब इसको आप समझिए, पहले क्या क्या समझना है कि ये जो लिमिट हमें दी गई है यहाँ y वेरिएट है, y वेरिएट है, इसका मतलब है ये x की लिमिट है, और जो कांस्टेंट बची वो किसकी बच गई, फिर y की लिमिट। इस तरीके से पहले ये पहचानिए कि ये जो लिमिट दी गई है ये किस कर्व की दी गई है, x की या y की। इसकी इंडिकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि y अगर वेरिएट दिया गया है तो वो x की लिमिट है, और अगर x वेरिएट दिया होता तो वो y की लिमिट है, ऐसे पहचानिए। और जब एक निकल जाए तो दूसरी वो दूसरे पार्ट की होगी। दूसरा तरीका है कि पहले सवाल में देख ले कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले दिया गया है, तो ये जब dx दिया गया है इसका मतलब है पहली लिमिट शुड बी x, और फिर dy दिया गया है तो यानी सेकेंड लिमिट शुड बी y। लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्या होता है कि इसको उल्टा सीधा लिख देते हैं जस्ट टू चेक कि आपको कितनी समझ है इंटीग्रेशन के बारे में। तो अगर यहाँ पे dy dx करते हैं और टीचर ने समझा दिया है बच्चे को कि भाई यहाँ पे इसको देख लो, जो पहले लिख रहा हो उसकी लिमिट है वो, तो कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज होकर एग्जाम में पहले इसको y लिख देते हैं और उल्टा सीधा इंटीग्रेशन कराते हैं। तो ये एग्जाम में भी चेकिंग होती है आपकी कि आपको कितना समझ में आता है इंटीग्रेशन, कितनी वेरिएबल्स की लिमिट की आपको नॉलेज है। तो इस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए, जो मैंने dx dy कहा है इस पर फोकस ना करते हुए आप ये देखें कि इंटीग्रेशन पर लिमिट वेरिएट फॉर्म किसकी दी गई है। अगर y की लिमिट वेरिएट दी गई है इसका मतलब वो x की लिमिट है, जस्ट अपोजिट कर दें, और अगर वो x की लिमिट दी गई है तो वो वेरिएट y के लिए है।
यानी फिर तब y बराबर आ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए इसमें किसी ग्राफ को बनाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी हम इसमें ग्राफ को बनाना सीखेंगे। तो हमें जो लिमिट गिवन है, सबसे पहले हम लिमिट को लिखते हैं। लिमिट्स आर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टू, यानी लोअर टू अपर, x इक्वल्स टू वाई, और दूसरी लिमिट है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। जब मैंने इसको एक्सिस में ड्रॉ किया तो x बराबर वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बराबर x, यानी पैराबोला हो गया। तो ये तो है पैराबोला। तो पैराबोला की आप x बराबर 0 1 2 3 4 रख दे। मैं एक रफली फिगर बना देता हूं मैं। ये है आपका, मान लीजिए, पैराबोला, ठीक है। ये है x बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर x। दूसरा है x बराबर y, राइट। x बराबर y क्या हो गया, यानी y बराबर x, एक लाइन हो गई। x बराबर y या y बराबर x। तीसरा पॉइंट है y बराबर 0, जो कि यहां लाई करेगा, y बराबर 0। और चौथा पॉइंट है y बराबर 1। y बराबर 1 कहां लाई करेगा, y बराबर 1 इस कट पे लाई करेगा। ये है y बराबर 1। तो आपको फिगर भी बनाना आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको फिगर को बना के दिखाया है ना, क्योंकि इसमें लिमिट दी गई है। क्योंकि आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें लिमिट गिवन नहीं होगी, सरफेस गिवन होगा, तो वहां पर पहले फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद उन पॉइंट्स को निकालना है, यानी लिमिट को फाइंड करना है। और जब लिमिट निकल जाएगी उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस पॉइंट को समझते हुए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ये रफली ग्राफ होगा, ये आपका स्केच जो होगा। अब ये लिमिट है, इन लिमिट पर आपने इंटीग्रल सॉल्व किया। तो पहले हमें करना है किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमने इस इंटीग्रल को ऐसे ही रखा, y रनिंग 0 टू 1। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आ गया x प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y ट्रीट एज कांस्टेंट हो गया, तो y स्क्वायर तो एज इट इज है। और x का इंटीग्रेशन अगेन किया तो आ गया x स्क्वायर बाई 2। ये विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन फिनिश हुआ। इस पर लिमिट है लोअर टू अपर, y स्क्वायर टू y, और फिर इंटीग्रेशन बचा है विद रिस्पेक्ट टू y। लिमिट लगाने का रूल मैंने अभी ऊपर भी लिखवाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर इस फॉर्म की लिमिट को आप देखते हैं कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट को अगर आप देखें तो उस कंडीशन में इंटीग्रल 0 टू 1, अपर लिमिट को लगाया आपने, x की जगह y रखा, y प्लस y4 बाई 2, ये हो गई अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई किया, y स्क्वायर, x की जगह y स्क्वायर, प्लस y6 बाई 2 dy, राइट। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया इंटीग्रल करने से पहले, ताकि टर्म्स आसान रहें। तो y की केवल एक पावर, एक ही एलिमेंट है, उसके बाद है y स्क्वायर माइनस में, फिर है y4 बाई 2 प्लस में, और फिर है माइनस का y6 बाई 2। इसको मैंने सेपरेट करके इस तरीके से लिख दिया ताकि इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रल किया तो ये आया y स्क्वायर बाई 2, ये आया y क्यूब बाई 3 माइनस में, ये आएगा प्लस y5 बाई 5 आएगा, 5 इंटू 2 इज 10, और माइनस ये आएगा y7 बाय 7 इंटू 2 14, और इस पर लिमिट 0 टू 1। अब अगर लोअर लिमिट आप लगाएंगे तो लोअर लिमिट y की जगह रखेंगे, सब 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अपर लिमिट रखनी है, और 1 की पावर चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 1 ही आना है। तो ये मिला आपको 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 14। इसको कैलसी से आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। मैं आंसर लिख देता हूँ 41 बाय 210, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन को हमने परफॉर्म किया, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो एग्जाम्पल 2 है
इवेलुएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई dx dy over the positive quadrant of the circle x square plus y square equals to a square। अब इस सवाल का सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, उससे पहले आपको बस इतना कहूंगा मैं कि पिछले सवाल और इस सवाल में दोनों में डिफरेंस समझें। अगर मैं आपको पिछले सवाल पर लेकर जाऊं तो यहां पर आपको लिमिट गिवन थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर मैंने एक ग्राफ बनाया और आपसे कहा कि इस न्यूमेरिकल में तो ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन फिर भी आप कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको इसमें एक रफली दिखाया है। अदरवाइज जिन न्यूमेरिकल्स में लिमिट गिवन नहीं होती हैं वहां पर एक सरफेस गिवन देता है वो, और उस सरफेस का फिगर बनाना होता है। फिगर बनाने के बाद तब उस बाउंडेड पोर्शन को ढूंढना होता है, लिमिट निकालनी होती है और फिर इसको इवेलुएट करते हैं इंटीग्रल को। तो जो चीज़ मैंने पिछले सवाल में आपको बोली वो चीज़ पर बेस अगला सवाल आपके सामने है कि जो इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल है, ये फंक्शन है एक्स वाई, इसके रेस्पेक्ट में करना है, दो वेरिएबल है क्योंकि, लेकिन इस इंटीग्रल पर लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है तो उसके बाद की ये जो लाइन है दिस वन इज द कंडीशन, ये तो कंडीशन है और फिगर दे दी है सर्किल की, ये रीजन हो गया, यानी रीजन इससे और कंडीशन का मतलब बाउंडेड पोर्शन। तो बाउंडेड पोर्शन इससे निकालेंगे और सर्किल का रीजन दे दिया है। तो सबसे पहले आपका काम होगा लिमिट को निकालना। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सभी फिगर ड्रॉ में आपको दिया गया है सर्किल, तो आप ए रेडियस है सर्किल की, तो ए रेडियस डिस्टेंस सॉर्ट ऑफ मानकर आप एक सर्किल को ड्रॉ कर देंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस ए है, ये आपको पता लग गया। तो रीजन तो ये मिल गया हमें सर्किल का। अब इस रीजन में हमें बाउंडेड पोर्शन ढूंढना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्या ये पूरा सर्किल है? तो हमने फिर इस कंडीशन को देखा, तो इस कंडीशन में कह रहा है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा है? तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट है। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अदरवाइज यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव x पॉजिटिव। तो इन तीन रीजन में कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें कि ये पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन, इस बाउंडेड पोर्शन से आपको ये पता लग गया कि इस सर्किल में जो ये डबल इंटीग्रल पूछ रहा है वो सिर्फ इस रीजन, इस बाउंडेड पोर्शन पर पूछ रहा है। तो जब इस बाउंडेड पोर्शन पे पूछ रहा है तो इस बाउंडेड पोर्शन पर आपको एक लिमिट वेरिएट बनानी होगी और एक लिमिट आपको कांस्टेंट बनानी होगी। तो मैंने पहले क्या किया, एक स्ट्रिप को डाल दिया मैंने, इसको कह दिया अपर लिमिट, इसको कह दिया लोअर लिमिट, क्यू पॉइंट को। ठीक है, तो कोई सी भी या तो x को वेरिएट बनाओ या y को वेरिएट बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि y वेरिएट बनेगा। तो हमने क्या किया, इस सर्किल से, जो हमें सर्किल गिवन है, हमें जब लिमिट बनानी है तो पहले हमने क्या किया, हमने एक लिमिट को वेरिएट बनाया। तो यहां से हमने, सपोज करो y को बना रहा हूं मैं वेरिएट, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी y जो चला, ये जो यहां से यहां तक का पोर्शन है, इसमें यहां पर तो है अंडर रूट माइनस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर है प्लस में, यानी अपर लिमिट जो प्लस में है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तो हमें y की लिमिट मिलती है। लेकिन जब इसने पूछा है पोर्शन यहां से केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में,
तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यहाँ पर y कितना होगा भाई, 0। तो ये प्लस माइनस ना लेकर हमें जो लेनी है y की लिमिट वो हमें मिलती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में y रनिंग 0 टू पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यानी y रनिंग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की लिमिट मिल गई वेरिएबल फॉर्म में। जब y की लिमिट मिल जाए आपको तो अब x कहाँ से कहाँ तक बचा, x बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर x कितना है, 0, और यहाँ पर x कितना है, a। तो x हमें मिला 0 टू x बराबर a। दीज आर द लिमिट्स। तो सवाल में तो नहीं थी, रीजन आपको दिया गया था, रीजन को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जो कंडीशन है उससे बाउंडेड पोर्शन ढूंढा, और जब बाउंडेड पोर्शन मिल गया तो उस रीजन से एक वेरिएबल लिमिट बना दो और दूसरी कांस्टेंट लिमिट मिल जाएगी बाउंडेड पोर्शन। एक और तरीका है, अगर मान लीजिए आप a नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसमें y बराबर 0 पुट कर दें तो x बराबर प्लस माइनस a आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में जब y की लिमिट निकल गई है तो y बराबर 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस a। तो फिर आपको पता लगा कि ये पोर्शन तो बाउंडेड में नहीं है, सिर्फ यही पोर्शन बाउंडेड में है, तो x रनिंग 0 टू a ऐसे भी निकल सकती है। तो ये एक और तरीका है आपको समझाने का कि हाउ टू फाइंड द लिमिट। डन। तो एक रफली स्केच और उसके बाद लिमिट। अब जब ये लिमिट निकल गई है तो आपका जो सवाल है एक्स वाई डी एक्स डी वाई, अब ये कन्वर्ट किस में हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है पहले कांस्टेंट लिमिट 0 टू a, फिर उसके बाद वेरिएट लिमिट y रनिंग 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर फंक्शन एक्स वाई पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है, अब मिली है y की लिमिट dy एंड देन dx। तो सवाल देख लीजिए dx dy था, लेकिन लिमिट आपने जो निकाली उसमें y वेरिएट आई थी, तो पहले y के रेस्पेक्ट में एंड देन x के रेस्पेक्ट में। ये इस तरीके से आपको मिलती हैं। अब इसको इवेलुएट करना है, जैसा पिछला सवाल था। अब आप वहाँ आ चुके हैं तो हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं। पहले हमें वेरिएट लिमिट के लिए करना है, तो यानी y के रेस्पेक्ट में करना है। तो x तो एज इट इज़ है, y की लिमिट आ गई y स्क्वायर, इंटीग्रल आ गया y स्क्वायर बाई 2, इस पर लिमिट 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बचा x के रेस्पेक्ट में। जब आपने लोअर लिमिट देख रहे हैं y रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट को रखा। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया आपने, x रनिंग 0 टू a, x ऑलरेडी है, y स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट किया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 बाई 4, लिमिट 0 टू a। फिर मैं कहूँगा लोअर लिमिट 0 है तो वो लगाने का कोई मतलब नहीं, रिजल्ट 0 आएगा, केवल अपर लिमिट को लगा दीजिए। तो हाफ ऑफ a4 बाय 2 माइनस a4 बाय 4, तो इसका रिजल्टेंट सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा a4 बाय 8। ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये दूसरा सवाल था जो मैंने आपके सामने पिक किया, राइट। अब आप मेरे हिसाब से अब आप कर सकते होंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 सवाल लिख कर दे रहा हूँ मैं, इनको आप अपने प्रैक्टिस में लाने के लिए होमवर्क बेसिस पर आप इसको सॉल्व करें। तो होमवर्क बेसिस पर मैं आपके लिए 2 न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं। पहला सवाल है जिसमें लिमिट मैं गिवन दे रहा हूँ मैं, और दूसरा फिर सवाल जिसमें लिमिट गिवन नहीं दूंगा, जैसे मैंने दोनों टाइप आपके सामने किए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू 1 इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल आपके लिए है इवेलुएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई over the area bounded between
बाउंडेड बिटवीन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x। हिंट का अगर मुझे आपको बताना है तो फर्स्ट में हिंट क्या होने वाला है वो समझ लीजिए सभी। इसमें आप सबसे पहले फंक्शन को, क्योंकि ये आपको लिमिट देख के पता लग रहा है कि ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, राइट। तो पहले हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब y के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 और x कांस्टेंट हो गया। तो आप इसको लिख लेंगे, फंक्शन को लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, आप फंक्शन को लिख लेंगे सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसे। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ए क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सवाल को मैंने हिंट बेसिस पर लिख दिया है कि आप पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक। जब इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आप पीछे से देख लें, अगर याद नहीं है तो इस फॉर्मेशन में यहाँ पर लगाएं, इस पूरे का रिजल्ट निकालें, उस पर लिमिट लगा दें और फिर उसके बाद एक्स के लिए सॉल्व कर दें। तो ये हिंट पहले के लिए है। दूसरे में पहले आपको फिगर बनाना होगा, तो फिगर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इस बार है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी ये भी पैराबोला है लेकिन इसकी एक्सिस चेंज हो गई, ये पैराबोला हमने बना दिया। दूसरा है लाइन y बराबर एक्स, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी y बराबर एक्स। तो ये तो है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये है y बराबर एक्स। तो बाउंडेड बिटवीन कह रहा है ये, तो बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में ये वो पोर्शन है। इस पोर्शन पर एक स्ट्रिप डाल दी p एंड q। इसमें q जो है वो लोअर लिमिट है और p जो है वो अपर लिमिट है। तो पहले वेरिएट समझो, वेरिएट किसको बनाना है, वेरिएबल किसको बनाना है। तो मान लीजिए हमने इसको y को ही वेरिएबल बनाना है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर टू y बराबर एक्स है। तो y की लिमिट हो गई y बराबर एक्स स्क्वायर टू y बराबर x, ये तो y की लिमिट हो गई। अब हमें कांस्टेंट लिमिट निकालनी है, तो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओ ए। तो o पर कोऑर्डिनेट है 0 0, a पर निकालना है। तो a पे निकालने का एक तरीका है कि आप y बराबर x इसमें रख दें। तो जब आप y बराबर एक्स इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, इसको इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन निकाल दें, एक्स माइनस 1 बराबर 0। जब इसको आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिला है एक्स बराबर 0 एंड 1। ये एक्स बराबर 0 1 यहाँ डाल देंगे तो y बराबर भी आ जाएगा 0 एंड 1। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया POI, ये आपको मिल गया 0 0 एंड 1,1। तो 0 0 तो ये था, ये मिल गया आपको 1,1। तो x की लिमिट हो गई 0 to x बराबर 1। ये मैंने लिमिट निकाल दी, इन लिमिट को इसमें लगाइए और उसके बाद इसका रिजल्ट निकाल दीजिए। तो अगर आंसर कहेंगे तो मैं आंसर नोट कर देता हूँ मैं, ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अपनी चेकिंग हो जाएगी आपकी। आंसर है फर्स्ट का पाई अपॉन 4 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1, ये पहले का आंसर है, ठीक है। आंसर ऑफ सेकेंड, इसका आंसर है 3 अपॉन 56, ये इसका दूसरे का आंसर है। तो ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के साथ। ये पोर्शन था डबल इंटीग्रेशन का। अभी इसमें पोलर फॉर्म और है, तो पोलर फॉर्म को भी लेंगे और फिर उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन को लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।